हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं आप कैनेमेटिक्स। ठीक है, कैनेमेटिक्स में मैकेनिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, मैकेनिक्स बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड है, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स में। ठीक है, मैकेनिक्स क्या होता है कि उस पर नज़र डालते हैं। मैकेनिक्स फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। ठीक है, स्टैटिक्स में हम ये चीज़ देखते हैं कि बॉडी रेस्ट में है। स्टैटिक में हम स्टडी करते हैं कि बॉडी जब रेस्ट में हो। ठीक है, और डायनेमिक्स, डायनेमिक्स का भी दो पार्ट्स हैं। ठीक है, डायनेमिक्स कैनेमेटिक्स एंड कैनेटिक्स। ठीक है, तो मोशन के बारे में स्टडी करना है। तो जब बॉडी मोशन में होंगे तो डायनेमिक्स में पढ़ेंगे, और उसको दो पार्ट से डिवाइड है, कैनेमेटिक्स एंड कैनेटिक्स। इन दोनों को भी इस तरह से हम जानते हैं कि कैनेमेटिक्स क्या होता है। तो कैनेमेटिक्स में आप ऐसे समझेंगे कि जब बॉडी मोशन में है, बॉडी मोशन में है तो मोशन कैसे हुआ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्या कॉज है मोशन का, नो नीड टू नो अबाउट कॉज ऑफ मोशन। ठीक है, बॉडी मोशन में है उसके बारे में स्टडी करेंगे कैनेमेटिक्स में। और कैनेटिक्स फिर क्या हो गया, तो कैनेटिक्स में ये चीज़ हम देखते हैं कि बॉडी का जो मोशन हुआ है उसका कॉज क्या है, क्या कारण है, मोशन कराने वाला कौन है। ठीक है, तो दोनों में इस तरह से डिफरेंस है कैनेमेटिक्स एंड कैनेटिक्स में। तो कैनेमेटिक्स में क्या जानेंगे, बॉडी के मोशन के बारे में। कोई ज़रूरत नहीं है कैसे मोशन हो रहा है, हाँ मोशन का कारण क्या है, मोशन प्रोड्यूस कौन कर रहा है, उसको अपने को स्टडी नहीं करना है। ठीक है, तो आज अपना बेसिकली टॉपिक ही है कैनेमेटिक्स। कैनेमेटिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, कैनेमेटिक्स पढ़ेंगे, कैनेटिक्स अभी नहीं पढ़ना है। तो कैनेमेटिक्स पे अपना स्टडी स्टार्ट करते हैं। कैनेमेटिक्स में कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो आपने पढ़ा है, पहले भी पढ़ रखा है, 9th 10th में पढ़ रखे हैं। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। ठीक है, सारे कुछ पढ़े हुए हैं। हाँ, लेकिन यहाँ तो पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ स्पेशल पढ़ेंगे, ज़रूर पढ़ेंगे। कुछ आपको भी लगेगा कि कुछ नए चीज़ पढ़े हैं। ठीक है, तो इससे पहले थोड़ा बहुत वेक्टर्स आनी चाहिए। आई होप कि आप लोग थोड़ा बहुत वेक्टर पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो वेक्टर्स के लिए मैं एक स्पेशल टॉपिक बना दूंगा थोड़ी देर के लिए। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट्स है अपना, ठीक है, जिससे अपना काम हो पाए। लेकिन अभी फ़िलहाल पढ़ते हैं जो भी पैरामीटर उसके बारे में स्टडी करेंगे। उससे पहले जो कैनेमेटिक्स में जो सबसे पहली वाली चीज़ पढ़नी होती है वो रेस्ट और मोशन। रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। जैसे स्टैटिक में बोल दिया कि बॉडी रेस्ट में होंगे, उसके बारे में स्टडी करना है। कैनेमेटिक्स में क्या है, बॉडी मोशन में होंगे। तो सर पहले पता तो लगे कि रेस्ट और मोशन क्या होता है। तो रेस्ट और मोशन एक रिलेटिव टर्म्स है, सिंपल सा रिलेटिव टर्म्स है। कोई भी बॉडी रेस्ट में है उसी को मोशन भी बोल सकते हैं। हाँ, फर्क है ऑब्जर्वर का, कि ऑब्जर्वर किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से उसे ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, जैसे इस केस में आप देख रहे हो कि ये जो बॉडी यहाँ पे है, ठीक है, ये बॉडी मूव करके ऐसे मूव करके यहाँ पे आ गया। ठीक है, हम ऑब्जर्वर हैं। ठीक है, आप ऑब्जर्वर हो तो क्या देखोगे कि ये बॉडी यहाँ पे है, ये बॉडी मूव करके कुछ देर बाद यहाँ आ गया। ठीक है, मतलब टाइम के साथ साथ बॉडी का पोजीशन चेंज हुआ है, तो हम बोलेंगे ये मोशन में है। ठीक है, क्या है ये, द पोजीशन ऑफ ए बॉडी चेंज विद द टाइम विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, इस लाइन में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये ऑब्जर्वर। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़ेंगे क्या चीज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। पर हाँ, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ही ये बॉडी मोशन में है। अब क्या हुआ, जिस स्पीड से ये चल रहा है उसी स्पीड से आप भी चलोगे और उनकी तरफ आप देख रहे हो, तो आपके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन चेंज नहीं होगा। ये चल रहा है लेकिन आप भी चल रहे हो, इसके साथ साथ पैरेलली आप चल रहे हो, तो आप उसके तरफ देखोगे तो हमेशा उसका पोजीशन आपके सामने, मतलब वही रहेगा जो इनिशियल पोजीशन था, वही बाद में भी रहेगा। तो आप क्या समझ सकते हैं इसको, कि ये रेस्ट में है आपके रिस्पेक्ट में, जबकि ये चल रहा था, लेकिन आप भी चल रहे थे तो आपको लगा कि आपके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये बॉडी मोशन मोशन में भी है, जब आप रुके हो और ये चल रहा है तो आपके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन चेंज हो रहा है। लेकिन ये भी चल रहा है और आपके साथ साथ आप भी चल रहे हो, तो आपको क्या लगेगा कि इस पॉइंट पे आए तो ये भी क्या होगा, इसी पॉइंट पे होगा और आप भी इसी पॉइंट पे होंगे। तो दोनों आदमी जब एक ही पॉइंट पे रहेंगे फिर से लगेगा कि अरे तब इनिशियल यहाँ भी थे तो एक ही जगह थे, वही पोजिशन था हमारा, यहाँ भी आए तो वही पोजिशन आया। इसका मतलब पोजिशन का चेंज नहीं हुआ, टाइम तो पास हुआ, टाइम तो साथ साथ, मतलब टाइम के साथ साथ पोजिशन का चेंजिंग नहीं हुआ, तो हम बोलेंगे ये रेस्ट में है। लेकिन जब ये आप यहाँ पे रुके हो और ये चल रहा है तो क्या लगेगा कि इसकी पोजीशन अभी यहाँ है, कुछ देर बाद यहाँ, लेकिन आप अभी यहीं हो, ये आपको क्या लगेगा कि ये जो पार्टिकल्स है
यहाँ से यहाँ पहुँच गया, इसकी पोजीशन में चेंजिंग आ गई है। तो टोटली डिपेंड ऑफ रिलेटिव टर्म्स है, रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव टर्म्स है। इस मैन को देखिए, जेंटलमैन को, आप देखोगे इसको कि आप मान लो ऑब्जर्वर है, आप जहाँ मान लो वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या लगेगा, अभी भी इसी पॉइंट पे, और कुछ टाइम के बाद देखोगे तभी भी इसी पॉइंट पे। तो आपके सामने ये 10 सेकेंड पहले भी था और अभी भी है, तो आप क्या देखोगे, ये रेस्ट में, आपके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में है। तो रेस्ट एंड मोशन आर जस्ट रिलेटिव टर्म्स, ठीक है। चलो आई थिंक समझ में आ गया होगा, इस पर ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, आएंगे टाइम पास करने वाली चीज़ है वो क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। देर इज नो मीनिंग ऑफ रेस्ट, देखो यहाँ लिखा हुआ है देर इज नो मीनिंग ऑफ रेस्ट विदाउट द ऑब्जर्वर। बिना ऑब्जर्वर का रेस्ट और मोशन का कोई मीनिंग ही बचता है, क्योंकि एक मोशन वाले ऑब्जेक्ट भी रेस्ट में हो सकते हैं, ठीक है, और रेस्ट भी मोशन में हो सकते हैं। कैसे रेस्ट मोशन में हो सकते हैं, इसके लिए आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। मान लो एक यहाँ पे एक इंसान यहाँ पे पड़ा हुआ, पी के पड़ा हुआ, ठीक है, और आप क्या हो, स्कूटर पे आ रहे हो, स्कूटर पे आप आओगे तो आप क्या करोगे, आप ऑब्जर्वर हो, उसको आप देख रहे हो, आप देख रहे हो मतलब आप ऑब्जर्वर हो, ठीक है। तो आप यहाँ से आए, ठीक है, यहाँ से होते होते आप यहाँ से यहाँ पहुँच गए। क्या हुआ, इनिशियली आपका पोजीशन ये था, ये इसका आपके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन था, यहाँ पर आए तो ये पोजीशन था, यहाँ पे आए तो कुछ और डिस्टेंस हो गया, यहाँ पर आए तो देख रहे हो आपके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, आप आगे बढ़ रहे हो ना, आप आगे बढ़ रहे हो तो इसका पोजीशन चेंज हो रहा है। तो आपके रिस्पेक्ट में इसका मोशन, ये मोशन में है, जबकि ये पड़ा हुआ था वहाँ पे, लेकिन अब आप आगे बढ़ गए, हाँ, तो आप बोलेंगे मैं मोशन में हूँ, अरे आप मोशन में हो लेकिन आपके रिस्पेक्ट में ये भी मोशन में है ना। मोशन होता क्या है, चेंज इन पोजीशन, पोजीशन का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो तो इसकी इस बॉडी का पोजीशन तो चेंज हो रहा है, और इस बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है, मतलब इस बॉडी मोशन में है। चलो ठीक है, ये चीज़ था रेस्ट एंड मोशन। तो हमेशा इसको मतलब ये करने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ज़रूरत होती है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, आपको यदि नहीं पता हो तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अ, जब तीन एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर लेते हैं, ठीक है, तीन एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर लेते हैं, ठीक है, तीन एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर लेंगे, ठीक है, तो हम इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताएंगे। कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इसमें हम यहाँ पे ओरिजिन को रखते हैं सेंटर पे, जहाँ पे तीनों पॉइंट मीट करते हैं उसको ओरिजिन रखते हैं, और ऑब्जर्वर यहाँ रहता है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इसको आप देख रहे हो, कोई मैन है मान लो, ठीक, कोई बॉडी है, तो ये बॉडी का पोजिशन ये है, आप यहाँ पे हो, ठीक है, यहाँ पे आप यहाँ पे हो, तो बॉडी का पोजिशंस आपके रिस्पेक्ट में यहाँ पे है ना। लेकिन कुछ देर बाद ये बॉडी यहाँ से यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो इसका पोजिशंस क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। आप यहाँ पे हो, आप ऑब्जर्वर हो, आपके रिस्पेक्ट में ये पोजिशन चेंज हो गया। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। जैसे अब इसका पोजिशन चेंज हो गया, हम कह सकते हैं कि ये बॉडी मोशन में है, ठीक है। लेकिन वो बॉडी अभी भी यहाँ पे है, 10 सेकंड बाद भी यही होगा, 1 घंटे बाद भी यही होगा, तो हम क्या बताएंगे कि मान लो ये बॉडी यहाँ पे है, अभी यहाँ पे है, और 10 सेकंड बाद भी यहीं पे रहेगा, ठीक है, यहीं पे रहेगा, तो हम ये बताएंगे बॉडी रेस्ट में है, क्योंकि आपके रिस्पेक्ट में आप ऑब्जर्वर हो, आपके रिस्पेक्ट में ये अभी भी यहीं पे है। तो ये चीज़ रेस्ट और मोशन था, ठीक है। आई होप कि आप समझ में आ गया होगा आपको। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आता है। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि आप देखोगे मैकेनिक्स में देखोगे, हमेशा पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करके ना क्वेश्चंस बनाएंगे, थियरी पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे ना पॉइंट ऑब्जेक्ट समझ के। पॉइंट ऑब्जेक्ट सिंपल सा ये चीज़ है, कोई भी ऑब्जेक्ट बड़ा छोटा कुछ भी, ठीक है, उसकी डिस्टेंस ट्रेवलिंग पर, या जो उसका मोशन का ड्यूरेशन है ना, उस पर हम देखते हैं कि यदि मान लो कोई बस है, ठीक है, यहाँ से दिल्ली से आगरा जाती है, ठीक है, तो दिल्ली से आगरा का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और बस का डायमेंशन बहुत कम है। तो वो जो डिस्टेंस के, वो जो लेंथ है दिल्ली से आगरा तक का, उसका लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ा है एक बस के लेंथ या बस के डायमेंशन से। तो बस एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडरेबल, बहुत मतलब छोटा हो गया वो, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। तो आप यहाँ से इसलिए हम इसको बस को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब ये नहीं कि बहुत छोटा हो पॉइंट की तरह हो, पॉइंट ऑब्जेक्ट ऐसा कुछ नहीं है। यदि जो डिस्टेंस ट्रेवलिंग कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में उसका खुद का डायमेंशन बहुत छोटा हो, तो हम ऐसे समझ लेंगे कि वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अर्थ को भी हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। अर्थ कितना बड़ा है,
ठीक है, उसको भी हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। कब मानते हैं? जब ना अपने को स्टडी करना होता है, कोई जो अर्थ है, अर्थ क्या करता है, सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं, तो जो उसकी चक्कर लगाने में जो उसकी डिस्टेंस ट्रेवलिंग होता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा होता है। किससे? अर्थ के डायमेंशन से। तो अर्थ के डायमेंशन से वो जो डिस्टेंस ट्रेवलिंग होता है बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं समझ सकते हैं कि अर्थ जो है एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो बड़ा हो छोटा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, कंपेरेटिवली हमें कंपेयर करके हमें देखना पड़ता है कि जो उसका डायमेंशन है उसके डिस्टेंस ट्रेवलिंग के रिस्पेक्ट में कितना छोटा है। यदि बहुत छोटा है, हाँ, तो आप उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशन, तीन तरह के मोशंस हैं जो पढ़ने वाले हैं हम। 1D मोशन, 2D मोशन एंड 3D मोशन। ठीक है, 1D मोशन में क्या चीज़ था कि सिंपल सा बात है, 1D मोशन कोऑर्डिनेट एक्सिस जानते होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट, यदि मोशन के दौरान कोई भी एक कोऑर्डिनेट ही चेंज हो, जैसे हम मोशन से हो रहा है और मोशंस के द्वारा सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, वाई में भी कोई चेंजिंग नहीं, जेड में भी कोई चेंजिंग नहीं, बॉडी एक्स के अलोंग मूव कर रहा है बस, वाई में भी थोड़ा सा भी मोशन नहीं है, ना जेड में मोशन है। तो हम ऐसे समझेंगे इसको कि बॉडी जो है 1D मोशन में है। ठीक है, आप इसको समझ सकते हैं ऐसे कि मान लो ये छत पे हो आप और छत पर से एक बॉल नीचे गिरा रहे हो। ठीक है, जैसे ड्रॉप करोगे बॉल तो सीधा वो नीचे आएंगे, और नीचे आएंगे तो उस टाइम देखोगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में सीधा डाउनवर्ड्स आएंगे, और डाउनवर्ड्स को आप निगेटिव वाई एक्सिस मान लो और अपवर्ड्स को पॉजिटिव वाई एक्सिस मान लो, तो सीधा वो निगेटिव वाई की तरफ आ रहा है। एक्स में भी कोई चेंजिंग नहीं, जेड में भी कोई चेंजिंग नहीं, सीधा वो निगेटिव वाई की तरफ आ रहा है। इसका मतलब वाई का चेंजिंग हो रहा है, मतलब एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होंगे तो हम उसको 1D मोशंस बोलेंगे। ठीक है, या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो यहाँ पे ना ये ट्रेन है, और ये ट्रेन सीधा यहाँ से पहुँच के यहाँ पे आ जाए, और जो ट्रैक होती है वो ट्रैक स्ट्रेट लाइन हो, तो क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन पे जो मोशंस होंगी ये अपने को 1 डायमेंशनल मोशन होंगे। एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, यहाँ पे 10 मीटर था, यहाँ पे 20 मीटर होगा, 40 मीटर, 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, जो भी होगा, एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। जब एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होता है तो उसको 1 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। दो कोऑर्डिनेट चेंज होगा तो 2 डायमेंशनल मोशन, तीन कोऑर्डिनेट चेंज होगा 3 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशन में सर्कुलर मोशन आ जाते हैं। टू डायमेंशन का एक टू डायमेंशन का एक आपको ये बता दे रहे हैं एग्जांपल्स। जैसे मान लो ये ये तोप है मान लो, और ये गोला है। ठीक है, ये गोला क्या करेगा, इस तरह से मूव करेगा, इस तरह से मूव करेगा, ये गोला इस तरह से मूव करेगा। जब इस तरह से ये गोला मूव करेगा तो आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि ये ऊपर की तरफ भी गया है, मतलब वाई में भी चेंजिंग आया है, और आगे भी गया है, इसका मतलब एक्स में भी चेंजिंग आया है। ठीक है, तो वाई में भी चेंज हो रहा है, एक्स में भी चेंज हो रहा है, तो क्या ऐसे समझेंगे, ये कौन सा मोशन है, 2D मोशन है। ठीक है, 3D मोशन को भी आप समझ सकते हो, जैसे आप काइट, पतंग, ठीक है, पतंग को आप देख लोगे। ठीक है, पतंग को देखोगे तो कैसे मूव करता है वो, ऊपर में एक डायरेक्शन नहीं होता है। मान लो ये पतंग है, ये पतंग है, ठीक है, तो पतंग कभी इधर कभी इधर, ठीक है, कभी इधर, ठीक है, नीचे ऊपर, वो सभी डायरेक्शन में मूव करते हैं, तीनों डायरेक्शन में मूव करते हैं। वैसे तीन ही डायरेक्शन अपने को, जो एक्स वाई जेड तीन कोऑर्डिनेट्स हमने समझ रखा है कोऑर्डिनेट एक्सिस में, तो तीनों डायमेंशन में वो मूव करता है, तो उसको समझ सकते हैं मोशन 3D में है। ठीक है, इस तरह के मोशन को 3D में रखेंगे। चलो, अब जो भी पैरामीटर है उसको स्टडी करते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलेरेशन क्या होता है। तो सबसे पहला पढ़ते हैं डिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, डिस्टेंस आप सभी को पता है होता क्या चीज़ है सर, एक्चुअल पाथ कवर्ड। ठीक है, जो भी एक्चुअल पाथ कवर्ड कितना होता है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड। ठीक है, तो मान लो कोई बॉडी यहाँ पे, और ये बॉडी यहाँ से लेके यहाँ पे पहुँच गया। ठीक, कैसे, किस रास्ते से, वो इस रास्ते से पहुँचा है, इस रास्ते से। ठीक है, इस रास्ते से पहुँचेंगे तो आपको क्या करना है, ये मेजरमेंट करना होगा, ये मेजरमेंट करना होगा। ठीक है, ये मेजरमेंट करेंगे, तो ये मेजरमेंट करोगे तो ये जितना होगा वो अपना डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ कवर। कोई भी डिस्टेंस, मान लो रोड ऐसा है, ऐसा रोड है, ऐसा रोड है, तो हम सारे इस पूरे मेजरमेंट, इसको एक्चुअल पाथ को कवर जो भी हुआ है इसको मेजरमेंट करेंगे, और जो एक्चुअल पाथ कवर होगा उसको
डिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसके पास डायरेक्शन नहीं होती है, स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है। ऐसा यूनिट मीटर होगा, ऐसा यूनिट यहाँ पे मीटर होगा, ठीक है। सीजीएस में सेंटीमीटर ले लेते हैं। डायमेंशन इसका M0L T0 होगा, ठीक है। डायमेंशन इसका M0L T0 होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट। हाँ ज़रूर, इस पर क्वेश्चंस आते रहते हैं, हमेशा आते रहते हैं, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। वैसे आप लोगों को बहुत हद तक पता भी होगा, पर इस पर क्वेश्चंस करेंगे जो इंपॉर्टेंट होगा वो नहीं पता होगा, ठीक है। उसके क्वेश्चंस में अधिकतर फंस जाते हैं हम लोग। तो डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन उसको करेंगे बाद में, पहले समझते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मान लो अभी जो आपने देखा है कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो अपना मोशन इस तरह से हुआ था, तो ये अपना एक्चुअल पाथ है, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल पाथ कोई जरूरी नहीं कि एक्चुअल पाथ हो। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ए पॉइंट जो है इनिशियल पॉइंट और जो फाइनल पॉइंट है, मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जो शॉर्टेज है उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेज होता क्या है सर, स्ट्रेट लाइन। आप स्ट्रेट लाइन से मिला दो दोनों पॉइंट्स को, जो डिस्टेंस बनेंगे दैट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। इनिशियल पोजिशन ये था और फाइनल पोजिशन ये है, तो दोनों के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है, शॉर्टेज डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट है। अब इस बार देखो, ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, अब इसका स्पेसिफिक डायरेक्शन है, इस डिस्टेंस का स्पेसिफिक डायरेक्शन है। ए पॉइंट था, बी पॉइंट, यहाँ से एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, यहाँ से आप देखोगे शॉर्टेज डिस्टेंस ये हुआ, तो इसकी डायरेक्शन फिक्स है। देखो स्पेसिफिक डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में आप चलोगे इस पॉइंट पे पहुँच जाओगे, ठीक है। इसका मतलब इसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड तो है ही, मैग्नीट्यूड तो है ही, इसके बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा ही, तो ये डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड दोनों है, इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट मीटर ही होगा, डायमेंशन सेम होगा। जो डायमेंशन अपने को डिस्टेंस का मिला था वही डायमेंशन इसका भी हो, क्योंकि इसके दोनों का यूनिट सेम है, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ गए होंगे। हाँ, इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं ऐसे, ठीक है। ऐसे समझ सकते हैं आप कि मान लो अ, कोई मान लो यहाँ पे कार है अभी, ठीक है। ये कार यहाँ पे, इनिशियली कार यहाँ पे है और ये कार मूव करते 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 यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। तो फाइनल पोजीशन ये हो गया, फाइनल पोजीशन कार का ये हो गया। इनिशियल पोजीशन क्या था, इनिशियल पोजीशन ये था, ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, अपने को डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता था, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे, एक्चुअल पाथ पे डिपेंड नहीं करता। पाथ किस तरह से हुआ, ट्रेवलिंग किस तरह से हुआ, ट्रेवलिंग पे डिस्टेंस डिपेंड नहीं करता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको देखोगे, डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए आप इसको, हम क्या करते हैं, जहाँ से आप ऑब्जर्व करते हैं, मान लो यहाँ ऑब्जर्वर है, यहाँ ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर यह हुआ तो ओरिजिन पे ऑब्जर्वर होंगे, तो ओरिजिन से इनिशियल पॉइंट को मिलाते हैं, ओरिजिन से इनिशियल पॉइंट को मिलाते हैं वेक्टर के द्वारा। तो ये पोजीशन वेक्टर समझ रहे हैं, इसको मान लेते हैं R1 वेक्टर, इसको मान लेते हैं R1 वेक्टर, ठीक है। फाइनल पॉइंट को मिलाते हैं, फाइनल पॉइंट को मिलाएंगे तो पोजीशन वेक्टर कौन सा होगा, ये R2 वेक्टर होगा, ठीक है। और जो ओरिजिनल डिस्प्लेसमेंट है ये है, ठीक है, ओरिजिनल डिस्प्लेसमेंट तो यही है, इसको आर वेक्टर मान लेते हैं, ठीक है। तो आप इसको देखोगे तो ये कैसा एक ट्रायंगल बना, ठीक है, ट्रायंगल बना कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है इस तरह से, ठीक है। ये R1 है, ये R2 है और ये R है। ये कैसे निकालोगे, ट्रायंगल लॉ से लगाएंगे, वेक्टर ट्रायंगल लॉ है, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर, ठीक है। दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर, मतलब R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर, ठीक है। यहाँ से देखोगे तो अपने को R वेक्टर निकालना है सर, डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, ये ना, डिस्प्लेसमेंट ये है, मतलब R वेक्टर डिस्प्लेसमेंट है, तो R वेक्टर निकालना है। R वेक्टर कैसे निकालोगे, R वेक्टर निकलेगा R2 वेक्टर, ये R2 माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। ये चीज़ डिस्प्लेसमेंट था, और क्वेश्चंस करेंगे तो और भी क्लियर होगा इसको।
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंस आपको पता होगा। डिस्टेंस होता क्या है, एक्चुअल पाथ, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस एक्चुअल पाथ पे डिपेंड करता है, ट्रेवलिंग पे डिपेंड करता है, बल्कि जो एक्चुअल पाथ है उस पर डिपेंड करता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। इनिशियल पोजीशन कहाँ पे है, इनिशियल पोजीशन पे क्या है, और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। मान लो इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन, एक पोजीशन और दूसरा पोजीशन ना इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। दूसरा पॉइंट ये जो है डिस्टेंस क्या है अपने को, स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। डायमेंशन दोनों का सेम था हमने देखा, ठीक है, यूनिट भी दोनों का सेम था, ठीक है। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ में ये है कि डिस्टेंस डिस्टेंस हमेशा या तो ग्रेटर होगा या फिर इक्वल हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से। कैसे, आप देख सकते हो कि मान लो बॉडी यहाँ पे, ठीक है, और फाइनल पोजीशन यहाँ पे, तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस पूरा ये इस तरह से जो भी आ रहा है ये पूरा डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे, जो एक्चुअल पाथ है वो डिस्टेंस होगा। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट आप देखोगे इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन इसको मिला दो, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। तो क्या देख रहे हैं, डिस्टेंस बड़ा है और डिस्प्लेसमेंट छोटा है, ठीक है। तो हमेशा डिस्टेंस बड़ा ही होगा। हाँ, बराबर भी हो सकता है, कब बराबर हो सकता है, बराबर होने के लिए क्या होगा कि मान लो ये पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ है, दूसरा पॉइंट यहाँ, यहाँ से लेके इस पॉइंट तक यही इसका रोड है। मान लो ये ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, और जो इस तरह से बॉडी मोशन कर रहा है, बॉडी मोशन यही कर रहा है, रोड ही स्ट्रेट है, रोड ही स्ट्रेट होगा तो बॉडी ट्रेवल भी ऐसे ही करेगा, और बॉडी ट्रेवल भी इस तरह से करेगा तो जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि डिस्टेंस भी स्ट्रेट लाइन है और डिस्प्लेसमेंट भी स्ट्रेट लाइन है। और डिस्प्लेसमेंट होता है क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन यहाँ पर डिस्टेंस भी है, डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से कि डिस्टेंस डिस्टेंस जो होगा ऑलवेज ग्रेटर होगा डिस्प्लेसमेंट से, या फिर बराबर हो सकता है। हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता, निगेटिव नहीं हो सकता। कैसे, जब भी मेजर करोगे यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर, मान लो 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर, 12 मीटर, हमेशा पॉजिटिव आएगा, निगेटिव आने की कोई संभावना ही नहीं है। जबकि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है। कैसे हो सकता है कि मान लो कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, बॉडी यहाँ पे, बॉडी यहाँ से पहले ये पॉजिटिव एक्सिस और ये निगेटिव एक्सिस, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर निगेटिव होता है, ये सबसे पहले ये पहली बात पता होना चाहिए। और मान लो ये बॉडी यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ आया, फिर से यहाँ आया, तो फाइनल पोजीशन यहाँ पे, इनिशियल पोजीशन यहाँ पे है। तो आप देखोगे कि फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन ये बनेगा, और ये आप देखोगे ये निगेटिव आएगा, क्योंकि निगेटिव एक्सिस में यहाँ से आप देखोगे निगेटिव ये डिस्प्लेसमेंट आएगा, ठीक है, निगेटिव डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, और डिस्टेंस जो है जीरो हो सकता है, निगेटिव नहीं हो सकता है, पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा, ठीक है। अच्छा, जीरो हो सकता है क्या, जीरो हुआ तो डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं हुआ ना, तो आप इसको ना डिस्टेंस को जीरो भी नहीं हो सकता है। कैसे, तो देखो मान लो कोई बॉडी है, कोई बॉडी यहाँ पे है और कुछ ट्रेवलिंग ही नहीं किया, तो उसकी मोशन नहीं हुई ना, और मोशन नहीं हुई तो डिस्टेंस क्या हुआ, है ही नहीं। इसका मतलब अब देखोगे डिस्टेंस ट्रेवल है ही नहीं, जीरो हो सकता है डिस्टेंस कभी क्या, नहीं, ना निगेटिव हो सकता है। डिस्टेंस जब भी होगा कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, और होगा तो पॉजिटिव होगा। तो हम इस तरीके से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को स्टडी किया, ठीक है। इस पर क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस भी करेंगे नेक्स्ट। चलो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, ये क्वेश्चन के उसके बाद और भी क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसको कर लेते हैं। ये क्वेश्चंस क्या दे रखा है, ए मैन स्टार्ट्स फ्रॉम हिज होम एंड वॉक्स 50 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड देन ही टर्न्स टुवर्ड्स ईस्ट। ये डायरेक्शन वाली क्वेश्चन है, तो सबसे इसका इजी तरीका है, सबसे पहले डायरेक्शन कंसीडर कर लो, ठीक है। हम मानते हैं ऊपर की ओर नॉर्थ, इधर की साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट, ठीक है। अब ले लो, ये जो निकालोगे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन करो, 50 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 50 मीटर नॉर्थ जा रहा है, ठीक है, लिख लेते हैं 50 मीटर, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, ही टर्न्स टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ कितना जा रहा है, 40 मीटर,
40 मीटर ईस्ट जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, देन रीचेज टू हिज ऑफिस आफ्टर मूविंग टुवर्ड्स 20 मीटर टुवर्ड्स साउथ, नीचे की तरफ 20 मीटर साउथ आ रहा है। तो डिस्टेंस पूछा, डिस्टेंस कितना हो गया, अरे सर 50 40 20, ये टोटल जो एक्चुअल पाथ हुआ है, एक्चुअल पाथ को ही तो बोलते हैं डिस्टेंस। तो 50 40 20 कितना हो गया, 110 इसका डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आप देखोगे कि सर ऐसा है कि इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला दूँ और इसको फाइंड कर लो। सॉरी स्ट्रेट लाइन है ये, तो स्ट्रेट लाइन को मिला दो और ये जो डिस्टेंस होगा वही अपना डिस्प्लेसमेंट होगा। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसके डिस्प्लेसमेंट मिलाते हैं, स्ट्रेट लाइन से मिला दिया, ये निकाल। ये कैसे निकालोगे, थोड़ा ज्योमेट्री इसमें यूज करते हैं। इसको मैंने बना दिया एक तरीके से, एक ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल बन गया, ए मान लो ट्रायंगल, बी मान लो और यहाँ पे सी मान लो। ए बी सी एक ट्रायंगल बन गया। ए बी सी में देखोगे ये लेंथ कितना है, ये लेंथ, ये लेंथ, तो ये लेंथ कितना होगा, टोटल 50 में से 20 माइनस कर दो, ये वाली जो है ये लेंथ माइनस करोगे क्योंकि अपने को ये ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं ए बी सी। तो टोटल 50 था और ये 20 माइनस कर दोगे तो बचा ये कितना 30, ये कितना है 40, ठीक है। इसको हम अगले पेज पे करते हैं। देखो कैसा बना था ट्रायंगल, ये 30, ये 40, ये कितना होगा, आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना 50 आएगा। क्यों, राइट एंगल ट्रायंगल लगा दो, इसको मान लो परपेंडिकुलर, इसको मान लो बेस, तो ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूज। 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर इक्वल टू 50 का स्क्वायर। कैसे लगा दो, एच स्क्वायर इक्वल टू, एच इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। करोगे तो क्या बन के आएगा यहाँ से, रूट अंडर में 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, कितना बनेगा सर, 30 का स्क्वायर 900 प्लस 40 का स्क्वायर 1600, ठीक है। टोटल कितना होता है 25, रूट अंडर 2500, और रूट अंडर 2500 का वैल्यू कितना होता है 50, डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 50, ठीक है। ओके, थैंक यू। और भी क्वेश्चंस करेंगे।